Hi guys, today we will study about the fundamental unit of life. This is the first lecture of biology of class 9th. So we are studying the cell topic. तो हम जानते हैं ये सेल होता क्या है आखिर। जो हमारा सेल होता है वो हमारा सबसे बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। सेल का मतलब होता है, यही एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ये सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। सो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे ये सेल क्या होता है आखिर। अब हम जानते हैं कि जो सेल होता है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो यही बात है हमारी ईयर 1665 की, जब हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवरी कर रहे थे सेल के बारे में। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब वह काम कर रहे थे तो एक स्ट्रक्चर ही सो द कॉर्क ऑफ सब्सटेंस कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। अब ये देखिए जो कॉर्क क्या होता है, ये जो कॉर्क होता है हमारा एक डेड सुब्रिन का डिपोजिशन मटेरियल से बना होता है। और ये जब इन्होंने इसे जूम करके देखा था तो ये एक हनी कॉम्ब के लायक स्ट्रक्चर कुछ दिखता था, और तो उन्होंने उस समय उसका नाम दिया बॉक्सेस ऑफ सेल। जो हमारा एक सेल है एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है लिटिल रूम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थी कुछ सेल के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि हम भी सेल के बने हुए हैं। देखिए, अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल होते हैं। मान लीजिए किसी के पास अगर सेल है तो वो लिविंग माना जाएगा, पर इसका एक एक्सेप्टेशन है जो कि हमारा है वायरस, जो कि है वायरस। हम वायरस को एक्सपेक्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस के पास सेल तो है पर ये लिविंग नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हमारे होस्ट के अंदर लिविंग होता है। क्योंकि जो होस्ट में आएगा तो ये रेप्लिकेशन करता है अपने डीएनए का, तो इसलिए हम कहते हैं अगर ये होस्ट के अंदर है तो ये लिविंग है, और अगर होस्ट के अंदर नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। तो ये हमारा एक एक्सेप्टेशन था वायरस में। पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल है तो वे लिविंग माने जाएंगे। ये हमारी सीधी सी बात है। अब देखिए हमारे टिश्यू क्या होते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, या आप कह सकते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल। मतलब एक गुच्छा होता है सेल्स का, उसी को हम टिश्यूज़ कह देते हैं। और टिश्यू आगे करके हमारे ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन बनाने के बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होंगी जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब हम जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक ही नहीं थे, और भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। जब देखिए हमारे एक जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक डेड सेल बताया था, और जो हमारे डेड सेल रॉबर्ट हुक ने, और जो फर्स्ट लिविंग सेल था जो एंटोनी लुइन हुक ने बताया था फ्रॉम अ पॉन्ड ऑफ वाटर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। अब हम पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, और पुरकंजी ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। सो आई होप आप इसके बारे में जान गए होंगे। पर अब मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? वो उसका नाम है फेलाइस फोंटाना। इसकी स्पेलिंग है FONTANA, फोंटाना। अगर आप इसका सरनेम भी लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आप इतना जान गए होंगे कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी और सेल क्या है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। देखिए, जिस सेल थ्योरी हमारे 2 लोगों के द्वारा दी गई थी, जिनका नाम था, एक का नाम स्लेंडन और एक का नाम था सचवन। जो स्लेंडन
थे उन्होंने कहा था कि जो हर एक सेल है वो एक लिविंग पहले से ही मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है, और इसी बात को रुडोल्फ विर्को ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में, जो कि थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है हर एक प्रत्येक सेल है जो पुराने सेल से बना होगा। ये रुडोल्फ विर्को की डिस्कवरी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे जो लीवर होते हैं उनके पास हेपेटोसाइट सेल होते हैं डाइजेशन के लिए, और जैसे हमारे पास आइज़ हैं उनमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं देखने के लिए, जिन्हें हम रेटिना कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी का फंक्शन होता है। सो आई होप आप इतना समझे होंगे। हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारी डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इतना वेल डेवलप्ड डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है। जैसे कि आप ले लीजिए एक अमीबा। अगर मैं आपको एक अमीबा का एग्जांपल दूं, तो जो अमीबा होता है एक सिंगल सेल होता है। अमीबा हमारा एक सिंगल सेल है। ये क्या करता है, इसके पास सिर्फ सीडोपोडिया होता है, और जैसे इसके पास खाना आता है तो वो उसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से एनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है अपने फूड वैक्यूल में, और बाद में एक्सक्रीशन कर देता है। तो इसका इतना ही फंक्शन होता है, मतलब एक ही सेल उससे सारा काम हो। पर हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा नर्व सेल है वो हमारा ब्रेन में पाए जाते हैं, और जो हमारा कार्डियक सेल है वो हमारे दिल में पाए जाते हैं, और जैसे कि हमारे जो मसल सेल होते हैं जो एलोंगेशन में काम आते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। सो आई होप आप लेबर डिवीज़न इन सेल समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है। प्रो माने होता है प्रीवियस, मतलब पहले। प्रो का माने प्रीवियस। सॉरी, वो मेरी थोड़ी सी वीडियो कट हो गई, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस, इसका मतलब होता है प्रीवियस। और जो कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस। यानी कि हम कह सकते हैं जो पुराना न्यूक्लियस है वही हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं अच्छी से डिफाइन करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं ये इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। जो इनमें जो न्यूक्लियस होता है इनका जो क्रोमेटिन वो ऊबर खाबर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस लाइक प्रेजेंट है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब इसका कोई शेप वगैरह नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। सो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। अब ये देखिए आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हमारे मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में लिव कर सकते हैं, उन्हें हम आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। और बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जैसे मेथनोजन बैक्टीरिया जो कि बायोगैस में पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे मोस्टली बैक्टीरियाज में ही पाए जाते हैं। अब हम मूव करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास बहुत वेल डिफाइंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। अब जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका जो न्यूक्लियस हो या क्रोमेटिन बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड हो, हम उसी कहते हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक। सो आई होप यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में
आपकी डेफिनेशन आप समझे होंगे और हम यूकैरियोटिक के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो ये हमारे जनरली लार्ज होते हैं साइज में। देन प्रोकैरियोटिक, इनमें सिंगल लीनियर डीएनए पाया जाता है जो क्या करता है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि हमारे माता पिता के बाल हैं, हमसे मिलते हैं, तो ये क्या जीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फंक्शंस को कैरी करते हैं और इन्हीं में हमारा रोल पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स का। तो आई होप आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझे होंगे। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखिए जो सेल होता है हमारा मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए आप ये आपका सेल है, तो जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए ये तो सेल थी, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा विस्कोस लिक्विड है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके तो हम क्रोमेटिन कहते हैं, पर जो बाहर का स्ट्रक्चर है हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हमारा, चाहे आप बैक्टीरिया का सेल ले लीजिए या ह्यूमन सेल ले लीजिए, ये आपको ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है मिलने वाली। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे याद करके आइए, इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन एंड सिंगर। 2 साइंटिस्ट थे, एक थी जॉन और एक थे सिंगर। अगर मैं इनका पूरा नाम लेना चाहूँ तो नाम था जॉन एंड सिंगर निकोलसन। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अपनी प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो ऊपर आप येलो कलर का देख रहे हैं ये हमारी लिपिड है, या हम इसका दूसरा नाम है लिपोप्रोटीसियस लेयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लिपोप्रोटीसियस लेयर, या हम लिपिड बाइलेयर भी कह सकते हैं इसे। और जो आप इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और ये हमारा नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हमारा बीच वाला हिस्सा होता है हम इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए इन प्रोटीन का काम क्या होता है कि एक दूसरे प्रोटीन को, अगर मान लीजिए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे लिए इंटीग्रेटेड प्रोटीन होगी। उसी प्रकार से ये हमारी 2 प्रोटीन है अलग अलग फंक्शन को कैरी करेंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कुछ ही सिलेक्टिवली लोगों को अंदर जाने देगी। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जाने देगी, अगर मान लीजिए आरबीसी है तो आरबीसी को नहीं जाने देगी, उसे अलाउ नहीं करते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे एक बाहर एक सेल मान लीजिए जो कि कवरिंग करती है, कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म को आने के लिए मना कर देती है, और जो हमारे इनकमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आने देती है। तो ये सिंपल सा मतलब था। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बाहर की लेयर होती है, और ये क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आने नहीं देती है आसानी से। अब देखिए ऑस्मोसिस, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो भी चीज़ निकल के आती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और एक चीज़ और होती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। सो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है आपकी नॉलेज के लिए, आपको यहाँ पता होना चाहिए इतना। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और फैट मॉलिक्यूल्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको इतना बताया। और साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया था, ये क्या है, विस्कोस लिक्विड है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल को
कंटेन करके रखता है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एंडोसाइटोसिस। देखिए एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास एक अमीबा है, इसने क्या किया, इसके पास आसपास में फूड था, इसके जो सेंसर थे उसने उसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब उसके स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब उसके लैग मतलब फॉल्स फीट। तो इसने अपने पैरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इस फूड को इनगल्फ किया और धीरे धीरे इसने क्या किया, डाइजेशन शुरू किया और उसे एनर्जी मिली और उसने थोड़ी देर बाद उसे निकाल दिया। तो ये प्रोसेस थी एक एंडोसाइटोसिस की। मतलब ऐसा कोई सेल जो खाना खाए उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, मतलब खाना खाना एंडोसाइटोसिस, और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। सॉरी, जो एंडोसाइटोसिस होती है वो इनगल्फिंग होती है किसी भी चीज़ की, और जो फैगोसाइटोसिस होती है, फैगोसाइटोसिस फैगो, वो हमारे कहते हैं फूड इनगल्फिंग। और जो हमारी पिनोसाइटोसिस होती है वो होती है हमारी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो हमारी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस मतलब कि किसी भी चीज़ को इनगल्फ करना उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और दूसरी चीज़ है हमारी पिनोसाइटोसिस, वो क्या है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, और तीसरी चीज़ है हमारी फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग प्रोसेस। सो आई होप इन तीनों चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न क्या है। ये हमारा मूवमेंट ऑफ, या हम कह लें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, उसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपके लंग्स हैं, इसमें एक एल्वॉयलीज भी हैं और ब्रोंकियाल्स हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये डिफ्यूज़न में हेल्प करती है, जिससे क्या जो ऑक्सीजन और CO2 का लेवल क्या है हमारी बॉडी में मेंटेन रहे, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। सो आई होप आप डिफ्यूज़न के बारे में समझे होंगे। अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन यह है, डिफ्यूज़न इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए जो गर्म पानी होता है, चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको नहीं देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ डिफ्यूज़न में गैसेस का। अगर मान लीजिए एक हॉट एयर है और एक कोल्ड एयर है, तो इसमें से, और हॉट एयर हमारी ऊपर है, ये रही हमारी हॉट एयर और ये रही हमारी कोल्ड एयर, तो जो हमारी जो हायर कंसनट्रेशन होगी, हायर कंसनट्रेशन पे वो लोअर कंसनट्रेशन से मूव करता है। अगर मान लीजिए हमारे कमरे में ऊपर गर्म हवा है और नीचे ठंडी हवा है, तो अगर हमने फ़ैन ऑन किया तो जो गर्म हवा होगी वो नीचे आ जाएगी और कोल्ड हवा होगी हमारी वो ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या होता है, ये डिफ्यूज़न है हमारी रियल लाइफ एग्जांपल का। अभी देखिए जो डिफ्यूज़न होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक्सचेंज इन गैसेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये हमने डिफ्यूज़न पढ़ा, जो कि हमारा क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस। सो आई होप आप डिफ्यूज़न के बारे में समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था, उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रही थी, पर ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इसमें क्या होता है, हमारी दोनों तरफ, जो मान लीजिए इस तरफ मान लीजिए 60% है और इस तरफ हमारी 60% है, अगर इस जगह और इस जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन है तभी ऑस्मोसिस होगा, और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सो अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हाइपोटोनिक, फिर होता है हमारा आइसोटोनिक, फिर होता है हाइपरटोनिक। देखिए हाइपो मतलब कम, और आइसो माने इक्वल, और हाइपर माने ज़्यादा। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ हाइपोटोनिक का, आपने देखा होगा जो हमारी रेजिन्स होती हैं, या हम उन्हें किसमस भी कहते हैं, अगर हमने उन्हें पानी में डाला तो वो अगले दिन स्वेल हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी कंटेनर है, उसमें मैंने कुछ रेजिन डाली और वाटर का भी
वाटर का वही अमाउंट सेम है, तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें जो पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होने वाली है, पर जो रेजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने वाली है। जिससे क्या होगा, जो हमारी रेजन है वो हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी या श्रिंक कर जाएगी। तो ये ऑस्मोसिस के 3 टाइप्स थे। अब हम इन्हें और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आप देख सकते हैं इसमें स्वेलन हो रही है और स्वेलन हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया रेजन में। अब इन्होंने आरबीसी का एग्जांपल ले लिया है। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं पढ़ के, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ ग्रेटर वाटर कंसंट्रेशन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। मतलब क्या है कि अगर आपने सेल में अगर आसपास का वाटर ज़्यादा है और आरबीसी हमारा कम है, तो उसमें जो क्या होगा, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। डाइल्यूट माने जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। अब जैसे कि डाइल्यूट में हम केमिकल फार्मूला भी पढ़ते हैं, जैसे कि H2SO4, ये हमारा अगर हम इसे नीचे डाइल्यूट लिख दें तो उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इन डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट मतलब सोल्यूशन को पानी में डाला गया हो बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। सो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है, फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। मानी इधर से भी आया, नीचे से भी आया, इधर से भी, इधर से, मतलब हर जगह से अब वो आ सकता है वाटर मॉलिक्यूल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं जनरली आपको बताना चाहूँ तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें होती है स्वेलिंग, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है श्रिंकेज। मतलब श्रिंक माने सुकड़ जाना और स्वेल माने फूल जाना। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ रहे हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर वाटर की भी कंसंट्रेशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है इक्वल है अगर, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें वाटर, और जो वाटर हमारा क्या इसमें सॉल्वेंट है, और जो हमारे जो आरबीसी है वो हमारी क्या है, सॉल्यूट है। तो इन दोनों की अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो उसमें आरबीसी का जो साइज होगा या शेप होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। उस प्रोसेस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो सुनिए, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर लिखा है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आगे देखिए, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, जो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। जितना हमारा पानी आ रहा है और उतना पानी चला जाता है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उस प्रोसेस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। So there is no overall movement of water, the cell will stay the same size। तो जो हमारा सेल है ये एकदम सेम साइज में रहने वाला है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारी श्रिंकेज होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हमारा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत कम है, तो उसमें श्रिंकेज होने की संभावना बढ़ जाती है और उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, सॉरी इसमें ग्रेटर नहीं लोअर होगा, मैंने आपको उल्टा बता दिया। जो लोअर कंसंट्रेशन होगी वाटर पर जो सेल होगा वो ज़्यादा होगा। It is a very concentrated solution. The cell will lose water by osmosis.
Such a solution is known as hypertonic solution. Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enter it, therefore the cell will shrink. तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो मेन बात है वो है कि इसमें श्रिंकेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कम पड़ जाता है और जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारा वाटर था और सॉल्यूट क्या है? ये हमारा आरबीसी सेल है। सो आई होप सॉल्वेंट और सॉल्यूट आप समझ गए होंगे और हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी आप समझ गए होंगे। अब हम प्लांट सेल की तरफ थोड़ा सा मूव कर रहे हैं जो कि है सेल वॉल। अब देखिए ये सेल वॉल क्या होती है। आपने प्लांट सेल देखा होगा तो प्लांट सेल में ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर से एक और वॉल होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल का काम क्या होता है? ये हमें प्रोटेक्शन देती है किसी भी फॉरेन मटेरियल को अंदर आने से। अब इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है? इसका आंसर है जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। और अगर मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल पूछूं वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है म्यूरिन की, MUREIN, या हम इसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी बाहर पाई जाती है। इट इज़ अ रिजिड कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज which is a complex substance is providing structural supports to the plant। हमारा सेल वॉल का एक और फंक्शन होता है, ये हमारे प्रोटेक्शन तो देती ही देती है पर ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है, मतलब उसे एक फ्रेमवर्क देती है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं उसी प्रकार में प्लांट में सेल वॉल होती है। जिस प्रकार बोन में फ्रेमवर्क देती है उसी प्रकार प्लांट में सेल वॉल भी उसे फ्रेमवर्क देता है। सो आई होप सेल वॉल के बारे में आप समझे होंगे। अब इसके हम कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं जो कि हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल, इट रेगुलेट द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, इट रेगुलेट द एक्सपेंशन ऑफ सेल। एक्सपेंशन का मतलब उसे बढ़ाती है और ये क्या करती है? उसे प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये हमारे फॉरेन मटेरियल होते हैं। जब बीमारियाँ हम उसे क्या लें तो आप पैथोजन को अगर मैं आपको रियल लाइफ से बताऊं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी इंसान ने छींका है और उसके जो बैक्टीरियाज हैं उसे एयर में आ जाएंगे और किसी दूसरे इंसान ने उसे इनहेल कर लिया तो वो उसे भी लग जाएगा। तो जो हमारी जो छींक थी वो हमारी क्या ही? ये हमारी एक पैथोजन थी। सो आई होप आप पैथोजन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस। मैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताऊँ, ये जनरली श्रिंकेज ऑफ सेल होता है। श्रिंकेज माने मान लीजिए ये आपके पास वाटर है और वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारा सॉल्यूट था वो श्रिंक कर गया, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जिस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं। और जो प्लाज्मोलाइसिस का जब श्रिंक हो जाता है तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मेड। क्या कहते हैं? प्लाज्मेड। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or concentration of content of the cell। जब भी हमारा कोई जो लिविंग सेल है उसके आसपास में बहुत सारा पानी आ जाता है तो उसमें श्रिंकेज हो जाती है ऑफ अ सेल, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। फ्रॉम द सेल दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। मैंने बताया था जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा में जैसे कि ये हमारा सेल है और इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो बीच का लिक्विड बचा है इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड कंटेंट होता है। मान लीजिए कि
जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा पावर हाउस ऑफ सेल भी कहला जाता है। पैरोक्सिसोम है, ये पैरोक्सिसोम का काम क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। अब RER है, ये क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम है, ये भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोरेज में काम आते हैं। और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी सेंट्रोसोम हमारी जनरेशन में काम आते हैं, जैसे जीन्स में हेरिडिटरी काम आने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो बाल दिखते हैं या हमारी जो आँखें अपनी मम्मी पापा से मिलती हैं तो वो सेंट्रोसोम को ही काम होती हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल ये हमारे क्या होते हैं, ये डाइजेशन में काम आते हैं। लाइसोसोम ये हमारे सुसाइडल बैग कहलाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जैसे मैंने बताया ये हमारा क्या है, एक फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। और जो गोल्गी वेसिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या हम इसे SER भी कहते हैं, ये हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करती है। इसका लिपिड क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि हायर क्लास में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारा DNA को कंटेंट करके DNA को कंसिस्ट करता है। और DNA के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, जीन्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे आगे DNA ही बना देते हैं। तो ये हमारी एक साइकिल चलती है। और जो क्रोमेटिन में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो ये हमने थोड़ा ब्रीफली पढ़ा है इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम कहते हैं RER या SER। दो प्रकार के होते हैं जनरली। तो हमारा जो RER होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये प्रोटीन को सिंथेसिस करे। किसका काम, प्रोटीन बनाना। और जो SER होता है वो क्या करता है, जो SER होता है वो लिपिड फॉर्मेशन करता है। तो आई होप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आप दो प्रकार समझे होंगे। अब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। मान लीजिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि कैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई अभी, और इसके ऊपर न्यूक्लियस लगे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, वो ER को मैसेज देते हैं कि अब आपको क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो गोल्गी बॉडीज़ में जाती है। गोल्गी बॉडी क्या करेगी, वो कहती है कि अब आप जाइए, अगर एक्स्ट्रा है तो वो लाइसोसोम में स्टोर करवा देगी या वैक्यूल्स में स्टोर करवा देगी, क्योंकि इनका काम ही स्टोरेज का होता है। फिर ये क्या करेगी, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए न्यूक्लियस ने मैसेज दिया किसको, हमारा जो RER को, कि आप प्रोटीन बनाएं, और प्रोटीन बनाने के बाद वो गोल्गी बॉडीज़ में भेज देगा। और गोल्गी बॉडी में भेजने के बाद वो क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा है इन केस तो वो लाइसोसोम या वैक्यूल्स के पास भेज देता है। और अगर नहीं है तो वो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज देगा, और उसकी जो लिपिड फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है वो उसमें काम आएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं फंक्शन क्या है ER का। देखिए जो ER का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में बहुत काम आता है। ये हमें फ्रेमवर्क देता है। अगर ER नहीं होगा तो सेल का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। या तो अगर ER नहीं है तो हमारा जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ER का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारा सेल का स्ट्रक्चर बनाने में। और जो हमारा ER होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हमारे अल्कोहल पीते हैं या दारू पीते हैं, तो जो लीवर होता है, लीवर भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ER होते हैं। जो ER क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जिससे क्या हो, ज़्यादा हमारे जो जहर शरीर में ना बन जाए। तो आप समझे होंगे फंक्शन ऑफ ER क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस, या हम इसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, जो गोल्गी बॉडी होती है कुछ इस शेप में होती है। जो आगे वाला फेस होता है उसे कहते हैं सिस फेस, और जो पीछे वाला फेस होता है उसे कहते हैं ट्रांस फेस। तो ये आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, गोल्गी बॉडी को फर्स्ट कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। अब जो गोल्गी बॉडी क्या करती है, इसमें हमारे सिस्टेने होते हैं। सिस्टेने क्या करते हैं, ये हमारे प्रोटीन को स्टोर कर देते हैं।
और गोल्गी अपैरेटस के अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो इसका फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस इट इज फंक्शन इंक्लूड लाइक स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल, इन सम केस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी अपैरेटस। मतलब क्या है कि अगर गोल्गी बॉडी के पास ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाली है, स्टोरेज करेगी, उसका मॉडिफिकेशन करने वाली है, और गोल्गी बॉडी उस शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देती है जो कि सेल में आगे काम आती है। गोल्गी अपैरेटस होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? लाइसोसोम का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। अब ये देखिए लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ऐसा क्यों कहते हैं? मान लीजिए अगर सेल में कुछ खराबी आ जाती है या कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है और उसने अटैक कर दिया सेल के ऊपर, तो वो क्या करेगा? वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा और अपने ही आप ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो वायरस है या कोई भी एंजाइम है वो मर जाए और सेल को कोई हानि ना पहुँचे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं लाइसोसोम। तो अगर मैं लाइसोसोम को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब क्या है? इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि किससे बने होते हैं? आर कह लीजिए, और या लाइसोसोम इज एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं हमारे सेल को। अगर एग्जाम में आया हु इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, तो आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखिए जब सेल को अगर कोई हानि पहुंची है तो लाइसोसोम क्या करेगा? वो बस्ट हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो ब्लास्ट होगा तो एंजाइम्स निकलेंगे, और एंजाइम्स निकलेंगे तो वो हार्मफुल होंगे किसके लिए? वायरस के लिए या किसी बैक्टीरिया के लिए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स। तो आई होप आप लाइसोसोम समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एनर्जी सिंथेसिस करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है हमारे हार्ट में या दिल में। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है हमेशा 24 घंटे वर्क करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। खैर हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास ये हमारी एनर्जी को फॉर्म करता है और एटीपी फॉर्म करता है। एटीपी क्या है? ये हमारी एनर्जी करेंसी है किसकी? सेल की। एटीपी की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिखी भी है। और जो एटीपी जब हमारी ब्रेक डाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। अब देखिए द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी और एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा रेस्पिरेशन में भी बहुत मदद करता है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इसे सेमी ऑटोनोमस सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम भी है। ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है हमारा क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के जिसके पास खुद का डीएनए हो या राइबोसोम हो। तो ये हमारा एक सेमी ऑटोनोमस सेल है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अपना खुद का प्रोटीन बनाता है, खुद का डीएनए बनाता है, खुद का राइबोसोम बनाता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल। सेमी ऑटोनोमस सेल। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड। देखिए जो बच्चों प्लास्टिड होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा एक डिफरेंस हो जाएगा अगर आप लिख सकते हैं तो। देखिए जो प्लास्टिड होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्लास्टिड में एक ल्यूकोप्लास्ट, फिर आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, फिर तीसरा हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए जो क्रोमोप्लास्ट है उससे क्रोमा माने कलर और प्लास्ट माने पिगमेंट। तो जो क्रोमा माने होता है कलर और प्लास्ट माने प्लास्टिड।
तो मतलब ऐसे प्लास्टिड जिनके पास कलर हो। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो उनमें कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो वो कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। तो ये पहला प्लास्टिड हमने कवर किया अभी। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, इनके पास या तो वाइट कलर के होंगे या तो इनके पास कोई कलर होगा ही, कलरलेस होंगे। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। देखिए जो पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेंट करे हम उसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के लिए खाना बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, ये में एनर्जी दे रहा था। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं हमारी जनरली स्टोरेज के काम आते हैं। किसके लिए, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड ऑयल या प्रोटीन। अब आगे बढ़ते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर हमारे स्ट्रोमा लैमेला थाइलाकॉइड्स, जैसे थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारी किताबें एक जगह रख दी हैं तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम खड़े से हो जाएंगे, उसे कहते हैं थाइलाकॉइड। फिर थाइलाकॉइड अब ये इसे कनेक्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रैनम। और स्ट्रोमा क्या है, ये खाली स्पेस क्या है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। और जो इनर मेम्ब्रेन ये क्या है, हमें प्रोटेक्शन देगी। आउटर मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जाना। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये जो हमारा प्लास्टिड होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा एक क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। सो आई होप आप प्लास्टिड के बारे में समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों जो वैक्यूल्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, जो कि है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जो वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में होते हैं वो 50 से लेकर 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देते हैं। और वहीं एनिमल सेल में ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं। मान लीजिए एनिमल सेल है, इसमें सिर्फ इतने ही होंगे और छोटे छोटे होंगे। पर मान लीजिए प्लांट सेल है, उसमें 90% तो वैक्यूल्स ही पाए जाते हैं। क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और वो आगे के लिए स्टोर करते हैं अगर कोई उनके ऊपर विपत्ति आती है तो देखिए जो वैक्यूल होते हैं, अमीबा में एक फूड वैक्यूल पाया जाता है जो क्या करता है, हमारा खाने को स्टोर कर लेता है एक जगह पे। या अगर हमारे पास एक्सेसिव वाटर है या फूड है तो उसे अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल्स। तो आई होप आप वैक्यूल समझ गए होंगे। इसके कुछ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये है, ये हमें टर्जिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसे, सेल को। सो यही हमारा ये वैक्यूल ख़त्म होता है। अब आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए जो न्यूक्लियस होता है ये डीएनए को कंटेन करके रखता है और क्रोमोसोम। देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 46, जिसमें से हमारे जो आगे होते हैं वो 23 में बट जाते हैं। ये होते हैं हमारे मेल गैमीट और बाकी के होते हैं फीमेल गैमीट। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा जायगोट बन जाता है और जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बनने के बाद हमारा फीटस और फीटस बनने के बाद एक बेबी पैदा हो जाता है। तो ये हमारी एक जो क्रोमोसोम की साइकिल है इस प्रकार से चलती है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 इन नंबर। अब हम पढ़ेंगे, देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल। अगर मैं इसकी और अच्छे से डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये है, जो रिप्रोडक्शन है किसी भी नई जनरेशन को आगे बढ़ाना, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल पार्ट अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit maturity by directing the chemical activities of cell। अगर मैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है और जिसमें क्या होती है, हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब डीएनए में काम देता है जीन्स में, जो कि मैंने भी आपको बताया था। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए अगर न्यूक्लियस को अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो बाहर लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस। फिर हमारी आती है न्यूक्लियर एनवलप और फिर न्यूक्लियर पोर्स और फिर क्रोमेटिन और फिर क्रोमोसोम। ये हमारी कुछ लेयर्स हैं और क्रोमोसोम हमारे कुछ प्रकार के होते हैं। अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहला आता है मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड एटीसी, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं।
अब जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को कंटेन करके रखते हैं और प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं, जो कि क्या करते हैं आगे हमारे जीन्स में कैरी करके आते हैं और हमें हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये न्यूक्लियस का काम होता है और इसका स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसका आंसर है फेलाइस फोंटाना। फेलाइस फोंटाना। अगर आप इसका सबनेम भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। इसका नाम है फोंटाना। अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। देखिए सेल डिवीज़न हमारे दो प्रकार से होता है, या तो माइटोसिस से होने वाला है या मियोसिस से होने वाला है। और ये बताइए सेल डिवीज़न होता क्या है। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। मान लीजिए अगर हमें कहीं चोट लगती है तो उस जगह पे कुछ दिनों बाद क्या होती है, नई स्किन बन जाती है। तो वो क्या है, वो सेल डिवीज़न ही है। वो क्या करती है, जो पुराने सेल हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय हो गए, उन्हें दोबारा मतलब क्या करती है, रिपेयर कर देती है। तो हम उसे कहते हैं सेल डिवीज़न। उसे क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न दो प्रकार से होगा, माइटोसिस या तो एसेक्सुअली होगा, मियोसिस या तो सेक्सुअली होगा। अब देखिए जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में हमें पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ एक डॉटर सेल होगी जो क्या करती है, अपने आप उसे रिप्लिकेट कर देगी। जैसे कि एक अमेबा का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, मान लीजिए हमारे पास एक अमेबा है, उसने क्या किया, बाइनरी फ्यूज़न की। बाइनरी फ्यूज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो अमेबा होता है अपने आप को दो भागों में, इस मान लीजिए अमेबा है, उसने अपने आप को दो भागों में स्प्लिट कर दिया, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो क्या होगा, हमारे जो 2n स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये हमारा माइटोसिस था। अब मियोसिस क्या है, इसमें हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जब दो पेरेंट्स मिलते हैं, मान लीजिए ये वाला प्लस एक ये, अगर इसके पास n स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम और इसके पास n स्ट्रक्चर है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास 2n स्ट्रक्चर आ जाएगा, मतलब उसका ट्वाइस हो जाता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। सो आई होप आप माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कुछ जान पाए होंगे, तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो माइटोसिस है, अगर मैं डेफिनेशन में पढ़ूँ तो द प्रोसेस ऑफ सेल विच डिवीज़न मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जिसमें क्या हो, हमारा जो सेल है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिवाइड हो जाए या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाए, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है, जो मदर सेल होती है हमारी डिवाइड हो जाती है दो सेल्स में, और उस सेल को क्या कहते हैं, डॉटर सेल। और जो डॉटर सेल होती है हमारी, उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज मदर सेल। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर इन टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ये माइटोसिस होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ अमेबा में भी हो, ये हमारी बॉडी में भी होता है। सिर्फ ये हमारे टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के हर जगह पाया जाता है। माइटोसिस हमारी स्किन में पाया जाएगा, हमारी बोन्स में पाया जाएगा माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या करता है, अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो उसे रिपेयर कर देगा उस टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म को। तो आई होप आप समझ गए माइटोसिस क्या है। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस क्या है। मियोसिस हमारा एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स आएंगे और जाइगोट फॉर्म में होगा और उसमें एक नया बेबी बॉर्न हो जाएगा। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं प्लांट सेल के बारे में। देखिए जो प्लांट सेल का कुछ स्ट्रक्चर आप डायग्राम देख सकते हैं, और एनिमल सेल का। तो जो हमारा जो एनिमल सेल होता है वो सर्कुलर होता है स्ट्रक्चर में, और जो प्लांट सेल होता है हमारा वो क्यूबॉइडल होता है उस शेप में, इस प्रकार से। देखिए कुछ स्ट्रक्चर तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम रहने वाले हैं, पर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलने वाला है, पर एनी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो हम खाना बना लेते और हम ऑटोट्रॉप होते, यानी कि हम हेटेरोट्रॉप ना होते। तो ये हमारा एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। सो हम आगे मूव करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। देखिए जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर मैं डिफरेंस बताऊं, तो प्लांट सेल में आपको एक सेल वॉल मिलने वाली है,
पर वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगी और सेल वॉल भी मिलेगी। ये हमारा एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस हमारा यही कहता है कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो 90 to 95% एरिया ऑक्यूपाई कर देते हैं, और जो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में वो लार्जर होते हैं देन एनिमल सेल। मतलब जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो प्लांट सेल हैं बड़े हैं और एनिमल सेल छोटे होते हैं साइज के मामले में। जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास प्लास्टिड है, मतलब क्या करेंगे, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और टोनोप्लास्ट है। तो ये हमारे जो कुछ प्लास्टिड के नेम है इनके पास पाए जाते हैं। पर जो एनिमल सेल होते हैं इनके पास प्लास्टिड नहीं होते हैं। अब देखिए जो प्लांट सेल में सेंट्रोजम हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेंट्रोजम आर एब्सेंट, बट एनिमल सेल में हमारे सेंट्रोजम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजम का काम क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, मान लीजिए मैं आपको ये एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, जो हमारा न्यूरॉन होता है वो कभी भी बढ़ता नहीं है हमारे जीवन में, पर जो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो उनमें हमारा क्या होता है, उनमें का सेंट्रॉइड होता है, तो वो क्या करता है, उसे इंक्रीज करने में मदद करता है। तो प्लांट सेल में हमारे सेंट्रोजम नहीं पाए जाते हैं, वही एनिमल सेल में हमारे सेंट्रोजम पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम उसमें हमारे प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, या रेयर, बहुत रेयर केस में पाए जाएंगे, या तो पाए नहीं जाते हैं। पर एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। पर प्लांट सेल में अगर लाइसोसोम नहीं है, उसकी जगह हमारा एक दूसरा सेल होता है, उसे हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। मैं लिख देता हूँ, एमाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है, ये लाइसोसोम जैसा ही काम करेगा। इसका आप अल्टरनेटिव मान लीजिए एमाइलोप्लास्ट, जो कि हमारा प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो यही हमारा ये क्लास 9th का जो सेल चैप्टर होता है ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।